हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 जो है भारत का भौतिक एवं राजनैतिक स्वरूप, फिजिकल एंड पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में आने वाले कुछ तकनीकी शब्द उनके अर्थ हैं। उपमहाद्वीप, एक विशाल महाद्वीप का उप विभाग जो महाद्वीप के अन्य भागों से किसी उच्च भूमि से पृथक होकर एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई का निर्माण करता है। नहीं बात समझ में आई? मैं समझाता हूं आपको। महाद्वीप जिसको कि महादेश भी कहते हैं, महाद्वीप क्या कहते हैं? जिसको कि हम लोग महादेश भी कहते हैं, कॉन्टिनेंट, है ना। तो वो महादेश क्या होते हैं? पूरी दुनिया में आपको पता है कितने महादेश हैं? चलिए एक बार फटाफट उंगलियों पर गिनिए, मैं गिनवा रहा हूं आपको। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। कितने हो गए जी? 7 हो गए ना। तो पूरी दुनिया में 7 महादेश हैं। ये महादेश को ही महाद्वीप कहते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब ये देखिए महादेशों के स्ट्रक्चर को देखिए कि ये महादेश क्या हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है, बाकी सभी भूखंडों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। यानी कि ये सारे के ये जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर हैं, ये दोनों महासागर मिलकर के इसको बाकी भूखंडों से अलग कर दे रहे हैं। उसी तरह दक्षिणी अमेरिका को देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर मिल करके इसको दुनिया के बाकी हिस्सों से, बाकी भूखंडों से बिल्कुल अलग कर रहे हैं। इधर से अंटार्कटिक महासागर भी है अलग करने में। उसी तरह उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका भी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर की मदद से बाकी सभी हिस्सों से अलग हो जा रहा है बिल्कुल। अफ्रीका है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और इधर कुछ सागर है, उनकी मदद से ये बाकी से बिल्कुल भिन्न हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। ज़रा यूरोप को देखिए, ये भी सबसे बिल्कुल अलग हो रहा है। एशिया अलग हो सा रहा है। तो अलग अलग ये जो बड़े बड़े विशाल विशाल जो भूखंड हैं, जमीन के टुकड़े हैं, उनको तो कह दिए महादेश, यानी कि महाद्वीप, कॉन्टिनेंट। अब किसी महादेश का एक बड़ा सा हिस्सा, किसी महाद्वीप का, किसी महादेश का एक बड़ा सा हिस्सा जो उसी महादेश के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता है, और अलग करने के लिए कोई एक उच्च भूमि होती है, यानी कि कोई ऊंचा पहाड़ है जो उस हिस्से को उसी महादेश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग कर देता है। तो उसको हम लोग कहते हैं उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट। उपमहादेश या उपमहाद्वीप या फिर सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा जो देश है भारत और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप बना दिए, भारतीय उपमहादेश बना दिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना दिया। क्योंकि इन सभी हिस्सों को, ये रहा हमारा कंट्री इंडिया, आप देख सकते अच्छी तरह से, ये और इसके आसपास के हिस्से जैसे कि इधर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इधर भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इसके आसपास के इन सभी क्षेत्रों को, इधर श्रीलंका है, मालदीव है, इधर इनको, यहाँ एक उच्च भूमि है, हिमालय पहाड़, हिमालय पर्वतमाला, है ना। जो हिमालय पहाड़ है, हिमालय पर्वतमाला है, वो क्या कर रहा है? इस वाले हिस्से को, जो कि एशिया का ही हिस्सा, एशिया महादेश का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है, इस वाले हिस्से को एशिया के इन बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग कर दिया। यानी कि हिमालय के इस पार ये भारत
और उसके आसपास के क्षेत्र, और हिमालय के इस पार यानी कि उत्तर की तरफ एशिया महादेश के बाकी सारे हिस्से अलग कर दिया। तो जो उच्च भूमि से अपने महादेश से एक विशाल भूभाग जो अलग होता है उसी को हम लोग उपमहाद्वीप या उपमहादेश या सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यहां जो ये बात लिखी गई थी तकनीकी शब्द में कि एक विशाल महाद्वीप का उपविभाग जो महाद्वीप के अन्य भागों से किसी उच्च भूमि से पृथक होकर एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई का निर्माण करता है। इस पाठ में ये टर्म भी आएगा और ये टर्म है डेल्टा। किसी बड़ी नदी के मुहाने पर नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी एक त्रिभुजाकार आकृति। जब नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है यानी कि अपने जन्म स्थान से निकलती है, जहां से उसका जन्म हुआ, जहां से उसका उद्गम हुआ है, वहां से जब वो नदी निकलती है और वो समुद्र तक का सफर तय करती है तो रास्ते में वो अपने ही दोनों किनारों को काटते हुए जाती है और अपनी ही तलहटी तली को, उसके जो नीचे की जो तली है उस तली को भी वो काटते हुए जाती है। और इस तरीके से उस नदी के पानी में उसी के द्वारा अपने ही तटों का और अपनी ही तली का कटाव की वजह से जो गाद मवाद मिट्टी जो होता है वो उस नदी के पानी में घुलता चला जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे नदी का पानी और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा होता चला जाता है। और जैसे जैसे नदी और आगे बढ़ती है अपनी मंजिल की तरफ यानी कि समुद्र में मिलने की तरफ, तो उसमें इसकी मात्रा, इस सिल्ट की मात्रा जो अपने द्वारा जो निक्षेप लेकर का उस निक्षेप की मात्रा बढ़ती चली जाती है। पानी और गहरा होता चला जाता है, पानी और भारी होता चला जाता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि पानी का जो स्पीड है, बहने की जो गति है, वो कम होती चली जाती है। और ऐसे ही जब नदी अपने मंजिल के पास पहुंचती है यानी कि समुद्र के पास पहुंचते हैं, जहां अब उसको समुद्र में मिल जाना है, अपने सारे पानी को समुद्र में ले जाकर के डाल देना है, वहां सब पहुंचती है, तब उसका बहाव बहुत 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 धीमा हो जाता है, क्योंकि उसका पानी बहुत बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा भारी हो गया रहता है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत बहुत अधिक मात्रा में सिल्ट को यानी कि निक्षेप को, गाद मवाद मिट्टी कीचड़ को ढो करके लेकर के आई हुई रहती है। नतीजा वहां पर उस नदी के पानी में जो कुछ भी निक्षेप मिला रहता है, गाद मवाद मिट्टी वगैरह जो कुछ भी मिला रहता है, वो वहीं पर धीरे धीरे सेटल होने लगता है, बैठने लगता है और वो नदी के पिंडी में बैठने लगता है। उसके बैठने की वजह से अब नदी का रास्ता ही बाधित हो जाता है। फिर नदी आगे बढ़े कैसे? तो उसके दोनों किनारों से नदी अपने लिए रास्ता बना करके समुद्र में जाकर के मिलते यानी कि पानी समुद्र में मिलता है और उसके द्वारा लाया गया गाद मवाद मिट्टी जो सिल्ट जो निक्षेप है वहीं पर जमा हो जाता है और इस तरह से वहां पर एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है और नदी के द्वारा बनाए गए इसी त्रिभुजाकार आकृति को हम लोग डेल्टा कहते हैं। नदी के द्वारा बनाए गए उसी त्रिभुजाकार आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। चलिए एक डायग्राम के मदद से मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए एक नदी है, नदी का उद्गम स्थल यहाँ से है, यहाँ से वो नदी निकली हुई है इस उद्गम स्थल से अपने जन्म स्थान से और इस तरह से वो आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है और नदी का जो मंजिल है वो ये है, ये मान लीजिए कोई एक समुद्र है, इसमें जाकर के मिल जाना है। जब ये इसके पास पहुँचती है तो अपने द्वारा लाए गए गाद मवाद मिट्टी को यहाँ पर वो जमा कर देती है। इस तरह से जमा करने से क्या हो गया, अब नदी का ही जो रास्ता है वो आगे बढ़ने का वो तो बंद हो गया जी, है ना। अब नदी का पानी जाए कैसे? उसके द्वारा जो गाद मवाद मिट्टी यानी कि सिल्ट यानी कि जो नीचे पाया था वो तो यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया। फिर नदी का पानी समुद्र में कैसे मिले? तो वही नदी ने ये रास्ता बना लिया इस साइड से ऐसे जा कर के और इधर से जा कर के नदी का जो पानी है
वो समुद्र में मिल जाएगा और यहीं पर एक भू आकृति का निर्माण हो जाता है। और देख सकते हैं आप, इसका आकार त्रिभुजाकार है, इसी को कहते हैं डेल्टा। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश जिनका प्रशासन केंद्र सरकार का अधीन होता है तथा जिनकी अपनी लोकप्रिय सरकार नहीं होती। देखिए, एक देश को कई सारे राज्यों में बांटा जाता है और उनमें से अधिकांश राज्य ऐसे होते हैं जिन राज्यों में अपनी खुद की स्वतंत्र सरकार होती है, यानी कि उन राज्यों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला हुआ हो रहता है, जिसकी वजह से उनके स्वतंत्र चुनाव होते हैं, वहां पर एक स्वतंत्र सरकार बनती है और वो सरकार उस राज्य पर पूरी तरह से शासन करती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे रह जाते हैं जिनको स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिल पाता है। कुछ कारण होते हैं, या तो बेहद छोटे होते हैं या किसी और समस्या के कारण उनको पूर्ण राज्य का, स्वतंत्र राज्य का दर्जा नहीं मिल पाता है और फिर वहां पर एक स्वतंत्र सरकार का गठन नहीं होता है। सरकार का गठन तो होता है लेकिन वो स्वतंत्र सरकार का गठन नहीं होता है। वो जो सरकार बनती है वो केंद्र सरकार के देख रेख में शासन चलाती है, देख रेख में अपना प्रशासन चलाती है ना। इसीलिए यानी कि वो अपने हर एक बड़े फैसले के लिए, अपने होने वाले हर एक बड़े काम के लिए वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, केंद्र सरकार पर निर्भर रहती है। ऐसे ही राज्यों को केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। यानी कि नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, केंद्र शासित राज्य, यानी कि वो राज्य जिस पर मुख्य रूप से शासन केंद्र सरकार का ही है, वो प्रदेश जिस पर मुख्य रूप से शासन केंद्र सरकार का ही है, केंद्र शासित प्रदेश। सक्रिय ज्वालामुखी है ऐसा ज्वालामुखी जिसमें अभी भी समय समय पर विस्फोट होता रहता है। तो ज्वालामुखी दो तरह के हो गए, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी, एक सक्रिय ज्वालामुखी। निष्क्रिय ज्वालामुखी में कभी बहुत साल पहले, बहुत लंबे समय पहले उसमें विस्फोट हुआ था, अब उसमें विस्फोट नहीं होता है। लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी वो है कि जिसमें अभी भी, कभी भी, बार बार उसमें थोड़ा या ज्यादा विस्फोट होता ही रहता है, कुछ ना कुछ लावा उसमें से निकलता ही रहता है। उसको कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। भारत प्राचीन काल से ही विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। प्राचीन काल से, पुराने समय से ही भारत विदेशियों का आकर्षण का केंद्र है, यानी कि विदेशियों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा, विदेशियों को अपनी तरफ खींचता रहा है। कौन? भारत, हमारा देश, हमारा प्यारा भारत, हमारी मातृभूमि भारत, हमारी जन्मभूमि भारत, जिसको कि इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्ष, भारत खंडे, जम्बू द्वीप, कई सारे नाम से पुकारते हैं। भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया अर्थात बहुत धनी देश समझा जाता था। उस जमाने में, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसको सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में धन संपदा थी। हमारे यहाँ पर कई तरह के प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन होता था और उन प्राकृतिक वस्तुओं की मदद से हमारे यहाँ के जो कारीगर थे, हमारे यहाँ के जो हस्तशिल्पी थे, हाथ से वस्तु बनाने वाले जो शिल्पकार थे, वे लोग, कारीगर लोग, हस्तशिल्पी लोग, तरह तरह के ऐसी वस्तुएं बनाते थे जो दुनिया में कहीं भी नहीं बनते थे। तो हमारे यहाँ जो उत्पादित चीजें थी, प्रकृति के द्वारा उत्पादित चीजें और उनका इस्तेमाल करके मानव के द्वारा जो निर्मित चीजें थी, उनकी दुनिया भर में मांग थी और दुनिया भर के देशों में उनका निर्यात किया जाता था और बदले में दुनिया के देशों से हमें अधिकांशतः सोने के रूप में पेमेंट मिलता था। यानी कि कैश नहीं मिल करके, उस समय कैश का उतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था, कैश उतना प्रचलित नहीं था, करेंसी उतनी प्रचलित नहीं थी और जो थोड़ी बहुत प्रचलित भी थी वो एक देश की करेंसी दूसरे देश में सर्वमान्य नहीं थे। तो जो सभी जगह सर्वमान्य चीज़ थी वो थी
बार्टर सिस्टम ना, वस्तु विनिमय सिस्टम का पद्धति जिसको कहते हैं, तो वो सर्वमान्य थे, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु लेन देन किया जाता था। तो जब हम वस्तु देते तो उसके बदले वस्तु लेते थे, यानी कि हम उन देशों के लोगों की जरूरत की वस्तुएं हम अपने यहाँ से भेजते थे और हम अपने जरूरत की वस्तु उनसे लेते थे। अगर उनके पास हमारे जरूरत की कोई वस्तु नहीं रहती थी तो बदले में हमको सोना चांदी जैसे कीमती पदार्थ देते थे, जैसे कीमती धातु देते थे, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में हमारे देश में सोना ही आता था। तो इस कदर हमारा देश बहुत धनी और संपन्न देश था, इसीलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्राकृतिक संपदा के मामले में भी हम बहुत अधिक धनी थे, मानव निर्मित संपदा में भी हम बहुत धनी थे। लोगों के, इंसानों के उपयोग के लिए जो प्राकृतिक वस्तु, मानव निर्मित वस्तुओं, उसके उत्पादन में हम धनी थे, उसके आपूर्ति में हम धनी थे, उसके निर्यात में हम धनी थे, और उसके बदले जो हमको सोने और चांदी के रूप में चीजें मिलती थी, प्राप्त होती थी, जो धातुएं, कीमती धातुएं जो हमको प्राप्त होती थी, उसके मामले में भी हम धनी थे। यानी कि कुल मिलाकर के हम हर मायने में धनी और संपन्न देश थे। इसीलिए हमारे देश को दुनिया भर में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। अनेक विदेशी भारत से व्यापार करने के लिए आते थे, बहुत सारे विदेशी भारत से व्यापार करने के लिए आते थे। विश्व का एक ही महासागर है जिसका नाम किसी देश के साथ जुड़ा हुआ है और जिसे हिंद महासागर कहते हैं। दुनिया में आपने कितने महासागर पढ़े, कितने महासागर हमने आपको दिखाए मानचित्र में, एक बार फिर से आप देखिए उन महासागरों को। एक दिखाया हमने आपको ये प्रशांत महासागर, दूसरा दिखाया यहाँ पर हिंद महासागर, तीसरा दिखाया अटलांटिक महासागर, चौथा दिखाया आर्कटिक महासागर। तो पूरी दुनिया में 4 महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। इन चारों में से एकमात्र ऐसा महासागर है हिंद महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, और वो भी इसका नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा है। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान, हिंद, हमारे इसी देश के नाम हिंद और हिंदुस्तान के नाम पर इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है। इसके अलावा प्रशांत महासागर का नाम किसी भी महादेश के नाम पर नहीं है, किसी भी देश के नाम पर नहीं है। अटलांटिक महासागर का नाम भी किसी महादेश या किसी देश के नाम पर नहीं है। आर्कटिक महासागर का नाम भी किसी देश या महासागर के नाम पर नहीं है। सिर्फ इसी एक हिंद महासागर का नाम ही है जो हमारे देश के नाम पर है। हमारे देश का नाम अभी आपको गिनाया। हमारे देश को भारत, भारतवर्ष, भारत खंडे, हिंद, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, इंडिया कहते हैं। तो एक नाम हिंद है, उस हिंद के नाम पर इसका नाम हो गया हिंद महासागर। भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। हमारे देश को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। जब आप हमारे देश में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जाएंगे तो वहां पर आपको बदलाव ही बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जब भी आप, ये हमारा देश है भारत, आप हमारे इस देश में जब भी आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जाएंगे, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, कन्याकुमारी तक जब जाएंगे आप, तब और फिर जब आप पश्चिम में इस गुजरात से लेकर के, गुजरात के पोरबंदर से लेकर के, है ना, यहाँ तक जब आप जाएंगे, बिल्कुल पूरब की तरफ जाएंगे, सिलचर तक जाएंगे, तब आप पाएंगे कि हमारे देश में विविधताएं हैं, विविधताएं भरी पड़ी हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कहीं बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कहीं विशाल पठार हैं, कहीं तटवर्ती इलाके हैं, कहीं घने जंगल हैं, कहीं सपाट मैदान हैं, बहुत ही उपजाऊ मैदान है, कहीं पूरा का पूरा रेगिस्तान है, कहीं लाल मिट्टी है, कहीं काली मिट्टी है, कहीं पीली मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं कोई और मिट्टी है, कहीं पहाड़ी मिट्टी है, कहीं रेगिस्तानी मिट्टी है, कहीं बलुआई मिट्टी है। मिट्टी का रंग, मिट्टी का प्रकार अलग है,
भूमि की जो बनावट है वो अलग है, भूमि के उपजाऊपन में अंतर है, और वहाँ के जलवायु में अंतर है। कहीं बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, कहीं ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है, कहीं ज़बरदस्त ठंडी पड़ती है, कहीं सालों भर ठंडी पड़ती है, कहीं खूब बारिश होती है, जैसे कि मेघालय के चेरापूंजी के आसपास और उस चेरापूंजी में जो जगह है मासेनरम, वहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, और कहीं बिल्कुल भी बारिश होती ही नहीं, एक बूंद भी बारिश नहीं होती पूरे साल में, और कहीं होती भी है तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर होती है। इन सभी मामलों में विविधताएं हैं, कहीं घने जंगल हैं, कहीं छिटपुट जंगल हैं, कहीं कहीं पेड़ हैं, कहीं कटली झाड़ियां हैं, और कहीं तो घास का एक तिनका भी नहीं है। इस मामले में विविधताएं हैं, लोगों के रंग रूप में विविधताएं हैं। कहीं के लोग बिल्कुल गोरे हैं तो पीलापन वाला गोरापन है, कहीं सफेदी वाला गोरापन है, कहीं सेब और टमाटर की तरह लाल लाल शरीर वाला गोरापन है, और कहीं सांवले लोग हैं, और कहीं बिल्कुल कढ़ाई की पेंदी की तरह काले लोग भी हैं। यानी कि लोगों के रंग रूप में भी अंतर है, लोगों के सोच विचार में अंतर है, लोगों के धर्म में अंतर है। हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई पारसी है। उन धर्मों में भी अलग अलग जातियों के और उपजातियों के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, लोगों के खान पान अलग हैं, लोगों के जो लोक प्रथाएं हैं वो अलग हैं, वहाँ के नृत्य अलग हैं, जो फसलें उगाई जाती हैं वो अलग हैं, और भी बहुत सारी मायनों में लोगों में और सभ्यताओं में संस्कृतियों में विविधताएं हैं। हजारों तरह की यहाँ पर बोलियां हैं, सैकड़ों तरह की भाषाएं हैं, और सभी में जबरदस्त अंतर है। यानी कि बहुत सारे मायनों में इस देश में उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पश्चिम से लेकर के पूरब तक जाने में अंतर ही अंतर है, विविधताएं हैं। पूरा यह देश ही विविधताओं से भरा पड़ा है, उसके बावजूद भी यह पूरा का पूरा देश एकजुट है। पूरा का पूरा देश एकजुट है, देश के सारे लोग एकजुट हैं। जब अंग्रेजों के साथ देश की आजादी की लड़ाई हुई तो देश का हर तबका, हर क्षेत्र से हर तबके के लोग उस आजादी की लड़ाई में शामिल थे और देश को आजाद करवा करके छोड़े। आज भी जब लड़ाइयाँ हुई, आजादी के बाद भी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, चीन के साथ लड़ाई हुई, उन सभी मामलों में देखा पूरा देश एकजुट होता है। यहाँ तक कि क्रिकेट का मैच अगर हो जाए किसी दूसरे देश के साथ तो पूरा देश एकजुट खड़ा दिखता है। किसी भी तरह की संकट में, आज कोरोना महामारी से पूरा देश परेशान है, इस महामारी में भी पूरा का पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। तो हर मायने में यहाँ पर एकता है, इसीलिए कहते हैं कि यह देश विविधताओं में एकता वाला देश है। तो भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन, आवास, पहनावे आदि में भी विभिन्नताएं दृष्टिगोचर होती हैं। भारत के धरातलीय स्वरूप एवं जलवायु में भी अनेक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये सारी बातें अभी अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया, परंतु इन सब विविधताओं के होते हुए भारतीय संस्कृति की एक मूलभूत एकता है। स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानें। भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारी पूरी जो पृथ्वी का आकार है वो लगभग गोलाकार है। पूरी पृथ्वी का आकार कैसा है? लगभग गोलाकार है ना। उस गोलाकार भाग को यहाँ पर सपाट मानचित्र के रूप में दिखाया गया है। आप देखिए ध्यान से, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से होकर के एक वृत्त गुजरता है, काल्पनिक वृत्त है, और वो वृत्त ये है, इसको विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा या भूमध्य वृत्त कहते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वेटर कहते हैं। ये पूरी धरती को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा इसके उत्तर है, दूसरा हिस्सा इसके दक्षिण है। इसके उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और इसके दक्षिण वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस गोलार्ध के हिसाब से देखें, ये रहा हमारा देश, पीले रंग से रंगा हुआ, आप स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। यह हमारा देश पूरी तरह से कहाँ है? इस विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ है, यानी कि उत्तरी
गोलार्ध में स्थित है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक इसी तरह से यहां पर आपको एक काल्पनिक रेखा दिखाई दे रही है। इस काल्पनिक रेखा को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्राइम मेरिडियन है, यह भी पूरे धरती को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसका आधा हिस्सा इसके पूर्व की तरफ पड़ता है, ये वाला हिस्सा, इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, और इसका आधा हिस्सा इसके पश्चिम की तरफ पड़ता है, इसको पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि इक्वेटर के मायने में देखें तो दो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और इस प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में देखें तो दो गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इस हिसाब से देखें प्राइम मेरिडियन के हिसाब से तो हमारा देश कहाँ है, यहाँ पूर्वी गोलार्ध में। यही है ना पीले रंग का रंगा हुआ हमारा देश भारत, ये पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि विषुवत रेखा के हिसाब से देखें तो यह पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, और प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखें, प्रधान मध्याह्न रेखा के हिसाब से देखें तो पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में है। अगर दोनों को ही एक साथ मिला दें तो ये देखिए चार हिस्से बंट गए, पृथ्वी के चार बराबर बराबर हिस्से बंट रहे हैं। ये दोनों प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर मिलकर के चार बराबर हिस्से बना रहे हैं, 1 2 3 और 4। ये जो हिस्सा है उत्तर पूर्वी हिस्सा हो गया, ये हो गया उत्तर पश्चिमी हिस्सा, ये हो गया दक्षिण पश्चिम हिस्सा, और ये हो गया दक्षिण पूर्वी हिस्सा। तो हमारा देश कहाँ पड़ जा रहा है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ जा रहा है पूरी तरह से। इसी की चर्चा आपके पाठ में की गई है। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे लगभग दो भागों में बांटती है। आइए आपको दिखाते हैं भारत के मानचित्र पर। अब ये रहा हमारा देश भारत, दिख रहा होगा आपको। हमारे देश के ठीक बीचों बीच से होकर के ये देखिए अक्षांश रेखा एक जा रही है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये भी एक काल्पनिक रेखा है। रेखाओं के बारे में मैंने आपको पिछले पाठों में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। तो ये है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारे देश के ठीक बीचों बीच से होकर के लगभग गुजर रही है, और हमारे देश को दो बराबर भागों में बांटती है। आधा हिस्सा इसके दक्षिण में पड़ जाता है, ये दक्षिण भारत, और आधा हिस्सा इसके उत्तर में पड़ता है, ये उत्तर भारत। ये रहा उत्तर भारत और ये रहा दक्षिण भारत, साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, कर्क रेखा। तो हमने ये देखा, आगे क्या लिखता है जरा सा वो भी हम देखते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट, देखिए इसको डिग्री पढ़ते हैं और इसको मिनट कहते हैं। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर एवं 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। इसको भी हम मानचित्र में देखते हैं और समझते अपने देश के विस्तार को। ये देखिए मानचित्र आपको दिख रहा होगा, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का हमारे देश का अगर विस्तार देखें तो हमारे देश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। हमारे देश के बिल्कुल दक्षिण हिस्से से होकर के ये जो गुजर रही है अक्षांश रेखा, वो है 8 डिग्री 4 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट बिल्कुल दक्षिणी छोर से होकर के गुजर रही है अक्षांश रेखा, और हमारे देश की बिल्कुल दक्षिणी बिल्कुल उत्तरी छोर से जो होकर के यहाँ से जो अक्षांश रेखा गुजर रही है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट ये है। तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है हमारे देश का। यह विस्तार आप देख रहे हैं यहाँ पर 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है ये। फिर उसी तरह से पूरब से पश्चिम तक का अगर हम विस्तार देखें देश का, ये देखिए हमारे देश का सबसे पश्चिमी छोर यहाँ से हो करके ये 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर जा रही है, पूर्वी देशांतर रेखा,
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ से गुजर रही है, और ये हमारे देश का सबसे पूर्वी छोर हो गया। देश के सबसे पूर्वी छोर से होते हुए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजर रही है। यानी कि हमारे देश का पश्चिम से पूरब का जो विस्तार है, या यूं का पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दक्षिण से उत्तर तक का विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और पूरब से पश्चिम तक का या पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये पश्चिम से पूरब के बीच की जो दूरी है 2933 किलोमीटर है। तो ये हमारे देश का विस्तार हो गया। भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में है और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। अब जरा इस कटिबंध वाली भाषा को हम लोग समझें। कटिबंध वाली भाषा क्या है, इसको मैं आपको एक पेपर पे समझाता हूं। एक पेपर चाहिए मुझे, कोई भी एक पेपर दे दो, कोई भी एक पेपर दे दो। चलिए, थोड़ी सी विलंब हो गई पेपर मंगाने में, है ना, कोई बात नहीं। तो ये देखिए कि हमारी पृथ्वी का आकार लगभग कैसा है, गोलाकार है। पूरी तरह से गोला तो मैं नहीं बना पाया, पर मान लीजिए बिल्कुल गोलाकार ही है। तो धरती का आकार कैसा है, गोलाकार है ना। बगल से आप देखते हैं, साइड से तो अंडे के जैसा दिखता है, और ऊपर और नीचे से देखते हैं तो संतरे का आकार का दिखता है। इस तरह से हमारी धरती का आकार है अंडाकार और संतराकार, यानी कि दोनों मिला दिया जाए तो एक बार में हम यही कह सकते धरती का आकार गोलाकार है। तो अब इस धरती के ठीक बीचों बीच से होकर के एक काल्पनिक रेखा गुजरती है। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग, ये अक्षांश रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त, इसको विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या भूमध्य वृत्त या विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये है, तो ये हो गया 0 डिग्री लैटिट्यूड। इससे उत्तर की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है, इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। और 66.5 डिग्री जब आप साउथ नॉर्थ की तरफ जाते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो इसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ठीक इसी तरह इस देशांतर ये जो 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, यानी कि इक्वेटर भूमध्य रेखा है, इससे 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ जब हम जाते हैं 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो इसको कहा जाता है मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और फिर यहाँ पर 66.5 डिग्री और दक्षिण की तरफ जब जाते हैं 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, तो इसको एंटार्क्टिक वृत्त कहा जाता है। सूर्य जो है, सूर्य इस कर्क रेखा और इस मकर रेखा के बीच में गमन करता है। ये है कर्क रेखा, मैं लिख ही दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ये कर्क रेखा और ये है मकर रेखा और ये है भूमध्य रेखा, है ना, जिसको विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कहा जाता है। तो सूर्य का जो गमन होता है वो इसी बीच में होता है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में। यानी कि इस बीच में सूर्य का सबसे अधिक प्रकाश और सूर्य की सबसे अधिक गर्मी इसी इलाके में, इसी क्षेत्र में मिलती है। इसलिए इस इलाके को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं इसको? उष्ण कटिबंध, है ना। यानी कि सूर्य का सबसे अधिक प्रकाश और सूर्य की गर्मी, यानी कि सन का सबसे अधिक हीट और लाइट यहाँ मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सालों भर
पर्याप्त गर्मी बनी रहती है, सालों भर पर्याप्त गर्मी, सफिशिएंट टेम्परेचर, सफिशिएंट हीट बना रहता है, इसलिए इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण का अर्थ होता है गर्म, ये गर्म इलाका हो गया, ये वाला हिस्सा जो हो गया गर्म इलाका हो गया। अब है इस कर्क रेखा और इस आर्कटिक वृत्त के बीच का जो इलाका है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और सूर्य की गर्मी इस इलाके की तुलना में कम पहुंचता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाला जो इलाका है, यहाँ भी सूर्य का प्रकाश और गर्मी कम मिलता है, इस इलाके की तुलना में कम मिलता है। यानी कि जब सूर्य इस मकर रेखा के नजदीक रहेगा तो इस वाले इलाके में गर्मी पड़ेगी, है ना, इस इलाके में गर्मी पड़ेगी। वही जब सूर्य इधर से गमन करते हुए इस विषुवत रेखा को पार करके कर्क रेखा की तरफ चला गया, यानी कि इधर उत्तरी ध्रुव में चला गया। जब तक दक्षिण ध्रुव में था तो यहाँ पर मान के चलिए कि गर्मी थी। जैसे उत्तरी ध्रुव में सूर्य प्रवेश करेगा तो यहाँ पर तो बहुत बहुत कम ही प्रकाश और बहुत बहुत कम गर्मी पहुंचेगी, यानी कि यहाँ पर अब ठंडी पड़ने लगेगी। यानी कि सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध वाले हिस्से में था तो यहाँ गर्मी, उत्तरी गोलार्ध में चला गया तो यहाँ पर ठंडी, यानी कि गर्मी और ठंडी यहाँ पर दोनों ही पड़ रही है। ठीक उसी तरह जब सूर्य इस उत्तरी गोलार्ध में है तब इस वाले इलाके में गर्मी पड़ेगी, और सूर्य जब इस दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगा, विषुवत रेखा किधर की तरफ, मकर रेखा की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर ठंडी पड़ने लगेगी, यानी कि गर्मी और ठंडी दोनों पड़ेगी। यहाँ भी गर्मी और ठंडी दोनों पड़ रही है, यहाँ भी गर्मी और ठंडी दोनों पड़ रही है। इसीलिए इस क्षेत्र और इस क्षेत्र को कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, है ना। यानी कि कैसे बना, शीत प्लस उष्ण, है ना, शीत प्लस उष्ण मिलकर हो गया शीतोष्ण। शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, तो ये मिल करके बन गया शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण मिल करके हो गया शीतोष्ण। तो इस कटिबंध को शीतोष्ण कटिबंध और इसको भी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब रह गया ये वाला इलाका, है ना, आर्कटिक वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक का जो इलाका है, यहां पर मान के चलिए कि सूर्य का प्रकाश और सूर्य की जो गर्मी है बहुत 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 कम पहुंचती है। और ठीक इसी तरह अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का ये जो इलाका है, यहाँ पर भी सूर्य का जो प्रकाश और सूर्य की जो गर्मी है बहुत 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 कम पहुंचती है। यानी कि इन दोनों ही इलाकों में सालों भर ठंडी ही पड़ती है, सालों भर ठंडी ही पड़ती है। और यहाँ पर टेम्परेचर मान के चलिए सालों भर माइनस में ही रहता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर यहाँ पर रहता है, यानी कि यहाँ पर सालों भर ठंड पड़ती है। इसलिए इसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो ये हो गया शीत कटिबंध और ये भी हो गया शीत कटिबंध। शीत का अर्थ होता है ठंडा, ठंडा वाला कटिबंध, कटिबंध का अर्थ हो गया इलाका, क्षेत्र, ठंडा वाला क्षेत्र। यहां पर जो हमारे अपने देश के बारे में जो बात यहां पर कही गई थी वो ये कही गई थी कि भारत का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में है और उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। अब जरा देखिए यहाँ पर उष्ण कटिबंध का दायरा देख लीजिए कहां से कहां तक है, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक, है ना, कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक। यानी कि कर्क रेखा के दक्षिण का जो भी हिस्सा होगा वो उष्ण कटिबंध में पड़ेगा, और कर्क रेखा से दक्षिण का जो भी हिस्सा होगा वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ेगा ना। ठीक उसी तरह इधर मकर रेखा के उत्तर का जो हिस्सा होगा वो तो उष्ण कटिबंध में पड़ जाएगा, और इससे दक्षिण का जो हिस्सा होगा वो शीतोष्ण कटिबंध में पड़ जाएगा। तो हमारे देश की स्थिति भी ऐसी ही है कि हमारे ही देश के ठीक बीचों बीच से होकर के ये कर्क रेखा गुजर रही है। तो आधा जो हमारा देश का दक्षिण वाला हिस्सा है वो कर्क रेखा के दक्षिण पड़ा, और आधा जो उत्तर वाला हिस्सा है वो कर्क रेखा के उत्तर की तरफ पड़ा। तो कर्क रेखा का जो दक्षिण तरफ का हिस्सा है वो तो उष्ण कटिबंध में चला गया, और कर्क रेखा के दक्षिण के तरफ का उत्तर का तरफ का जो हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध में चला गया। यानी कि हमारा दक्षिण भारत पड़ गया कहाँ, उष्ण कटिबंध में, और उत्तर भारत कहाँ पड़ गया, शीतोष्ण कटिबंध में।
यही बात वहां कही गई है। भारत को उष्ण कटिबंधीय देश ही माना जाता है क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली शीत पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। लेकिन फिर भी जब हम दोनों ही बातों को आपस में मिला देते हैं, मिलाइए बात को आपस में, कर्क रेखा से दक्षिण का हिस्सा यानी कि दक्षिण भारत पड़ गया उष्ण कटिबंध में, उत्तर भारत पड़ गया शीतोष्ण कटिबंध में, है ना। इसके बावजूद भी पूरे भारत को हम लोग कहते हैं कि यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही आ गया। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश का ये जो उत्तर का हिस्सा है ये पूरा हिमालय पहाड़ से घिरा हुआ है और उत्तर की तरफ से साइबेरिया की तरफ से यानी कि शीत कटिबंधीय जो इलाके थे उन इलाकों की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं उन ठंडी हवाओं को ये हिमालय पहाड़ रोक देता है और हमारे देश में आने ही नहीं देता। तो जब वो ठंडी हवाएं आती ही नहीं है तो हमारा देश उतना ठंडा होगा कैसे? नहीं होगा। और इधर से जो हवाएं जाती हैं उन हवाओं को भी हिमालय पहाड़ इधर ही रोक देता है, उनको उधर नहीं जाने देता। यानी कि हमारे ऊपर से बहने वाली गर्म हवाओं को हिमालय पहाड़ उत्तर की तरफ नहीं जाने देता और उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को हमारे देश में नहीं आने देता। तो कुल मिलाकर का हमारे पूरे देश में गर्मी तो बनी रहेगी ना, तो गर्मी बनी रहेगी तो कुल मिलाकर का हम कह सकते हैं तो हमारा देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। वही बात यहाँ लिखा गया है कि भारत को कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय देश ही माना जाता है क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली शीत पवनों को भारत प्रवेश करने से रोकता है। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, दोनों ही समान है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। आप देख सकते हैं ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और ये 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश रेखा, सॉरी उत्तरी अक्षांश रेखा, भी उत्तरी अक्षांश रेखा ही है। एक बार फिर से सुनिए, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा और ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और यहाँ से गुजरे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इन दोनों देशांतरों के बीच की जो दूरी है वो दूरी वो देशांतरीय विस्तार हो गया और ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। ये दोनों ही लगभग बराबर हैं। कैसे हैं? लगभग बराबर हैं। यही बात वहां पर कही गई थी। तो भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग समान है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर तथा पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक इसकी चौड़ाई लगभग 3000 किलोमीटर है। मैंने अभी आपको मानचित्र में दिखाया था कि ये देखिए उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है 3214 किलोमीटर, यानी कि इस लगभग 3200 किलोमीटर ये हो गया। और पश्चिम से पूरब तक की जो दूरी है 2933 किलोमीटर, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर ये हो गया। इसका कारण यह है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, जबकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर कम होती जाती है। ये आपको पिछले पाठों में मैंने पढ़ाया था कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा फिक्स होती है, निश्चित होती है, स्थिर होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं, जबकि देशांतर जो रेखाएं होती है समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। किसी भी दो देशांतर रेखा के बीच में सबसे अधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है और विषुवत रेखा से जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं, जैसे चाहे हम उत्तर ध्रुव की तरफ जाएं चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं, उनके बीच की दूरी घटती चली जाती है। इसीलिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बराबर रहने के बावजूद भी, यानी कि डिग्री में बराबर रहने के बावजूद भी, डिग्री में अगर हम देखें तो ये था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। कितना हो गया? 37 में 60 घटाएंगे लगभग 29 डिग्री हो गया ये। और उत्तर ये हो गया दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी। अब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की दूरी देखें, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक देखें, यानी कि 97 में से 68 घटा ले तो ये भी लगभग
29 डिग्री आएगा। यानी कि जितना अक्षांशीय विस्तार उतना देशांतरीय विस्तार है। डिग्री में तो समान है लगभग, लेकिन किलोमीटर में अंतर आ गया। किलोमीटर में जहां उत्तर से दक्षिण तक 3200 किलोमीटर लगभग हुआ, वहीं पूरब से पश्चिम तक लगभग 3000 किलोमीटर, यानी कि दोनों में लगभग 200 किलोमीटर का अंतर आ गया। यह अंतर इसलिए आ गया क्योंकि अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, उनके बीच की दूरी एक हमेशा एक बराबर होती है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी एक बराबर नहीं होती। विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाते हैं उनके बीच की दूरी घटती चली जाती है। यह बात आपको मैं पहले भी अच्छी तरह से समझा चुका हूं पीछे के पार्ट में। अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा सूर्य का लगभग 2 घंटे पहले उदय होता है। अरुणाचल प्रदेश देश के सबसे पूर्वी इलाके में है और सूर्य तो पूर्व में ही उदय होता है। सूर्य पूर्व में उगता है ना, तो उदय तो पूर्व में ही होता है, तो पहले उदय इस पूर्वी छोर पे होगा ना अरुणाचल प्रदेश में, और यहां से उदय होने के बाद ही ना यहाँ उदय होगा। यानी कि जब यहाँ पर सूर्योदय हो जाता है उसके लगभग 2 घंटे बाद ही यहाँ पर सूर्योदय होता है। तो ठीक इसी तरह यहाँ पर सूर्यास्त होने के लगभग 2 घंटे बाद ही यहाँ पर सूर्यास्त होगा। कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ के और यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक मध्याह्न रेखा माना जाता है और इसी रेखा का स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। चूंकि समय का लेन देन तो देशांतर रेखाओं के माध्यम से हो गया, यानी कि देशांतर रेखाएं बदलेंगे तो समय बदल जाएगा। अब यहां पर कुछ और समय होगा, यहां पर कुछ और समय होगा, यहाँ से जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे समय अलग होता चला जाएगा। सूर्योदय का समय बदलता चला जाएगा, सूर्यास्त का समय बदलता चला जाएगा, तो घड़ी का समय भी बदलता चला जाएगा। अब बताइए कि देश एक ही है, हम सभी एक ही देश के वासी हैं और अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, तो हम सब लोग अलग अलग टाइम रखेंगे, सबकी घड़ियाँ अलग अलग समय बताने लगेंगे। और जब हमारी बात होगी तो जहाँ यहाँ वाला आदमी कहेगा कि सुबह के 8 बज रहे हैं, हम कहेंगे जी भैया नहीं, हमारे घड़ी में तो अभी 6 ही बज रहे हैं, 2 घंटे बाद 8 बजेंगे, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2 घंटे लेट सूर्योदय हुआ है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे में एक रूपता नहीं आएगी कार्य करने में, और भी बहुत सारे मैनर में, बहुत सारे लिहाज में दिक्कत परेशानी आने लगेगी। यानी कि पूरे देश में एक समय तो होना ही चाहिए। तो पूरे देश के लिए एक समय बनाने के लिए क्या किया गया, हमारे देश के लगभग बीचों बीच से जो देशांतर रेखा गुजरती है, ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को मानक मान्योत्तर रेखा, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन माना गया हमारे देश के लिए। और इस मानक मान्योत्तर रेखा पर यानी कि 82.5 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो समय है, उसी समय को स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है, मानक समय मान लिया गया है, और पूरे देश में वही समय लागू होता है। अब जब आप चाहे कहीं भी हो, देश के किसी भी हिस्सों में हो, आप यहाँ के लोगों से पूछेंगे तो वो भी अगर घड़ी में 8 बज रहे हैं तो 8 बज जाएंगे, तो यहाँ के लोग भी कहेंगे 8 ही बज रहे हैं, यहाँ के भी लोग कहेंगे 8 बज रहे हैं, यहाँ के लोग कहेंगे 8 बज रहे हैं, यहाँ के लोग कहेंगे 8 बजे। हर जगह के लोगों के पास समान समय होगा, सबकी घड़ियाँ एक जैसा समय ही बताएंगे। बेशक सूर्योदय सूर्यास्त के समय में अंतर जरूर होगा, लेकिन घड़ी का समय एक बराबर होगा, और काम दाम तो घड़ी के समय के अनुसार ही होते हैं। देश में एकरूपता बनी रहेगी, इसलिए ऐसा किया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी कि हमारे देश से 6 देश और बड़े हैं। हमसे 6 और बड़े देश कौन कौन से हैं जी? दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा, तीसरा सबसे बड़ा देश चीन, चौथा सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको कि यूएसए या शॉर्ट में हम लोग केवल अमेरिका कह देते हैं। 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील, 6ठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां सबसे बड़ा देश हो गया हमारा अपना भारत, अपना इंडिया।
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है ना, और भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। परंतु जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में चीन के बाद दूसरा है। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो दुनिया में सबसे अधिक आबादी, सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है, और उसके बाद हमारे देश भारत में है। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन और दूसरा सबसे बड़ा देश भारत, हमारा देश। विश्व की लगभग 16% जनसंख्या भारत में निवास करती है। पूरी दुनिया में जितनी आबादी है उस पूरी आबादी का लगभग 16% हिस्सा हमारे देश में निवास करती है। अब भाई हम लोग डिग्री और मिनट की चर्चा कर रहे थे, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। इसको याद करके रखना है। तो अब हम लोग आज का क्लास यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो इसका आगे चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश, हमारे देश के पड़ोस में कौन कौन से देश हैं उस पर चर्चा करेंगे, है ना। और समय अलाउ किया, टाइम अलाउ किया तो उसका आगे का भी जो है भारत का भौतिक स्वरूप पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। नहीं तो भारत के पड़ोसी देश पर तो विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे ही करेंगे। अब आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया उतना अच्छी तरह से कमांड कर लेना है। थैंक यू।